दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जब देखते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, तो हमारे मन में जो प्रश्न आता है वह क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है क्या। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण वह संस्था है, वह यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो यह वह बेंच है जिसके माध्यम से पर्यावरण संबंधी मुद्दों को क्या किया जाता है, निपटाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहेंगे, या शॉर्ट फॉर्म इसका हो जाएगा एनजीटी। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल करके आता है वह क्या है, एनजीटी का फुल फॉर्म। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अब इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब की गई, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई, है ना। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना जब की गई, तो यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम लाया गया 2010 में, और इसके द्वारा केंद्र सरकार ने क्या किया, यहाँ पर इसकी स्थापना की। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जब यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण आया 2010 में, तो इसके पहले यह कैसे पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे थे उनको कैसे निपटाया जाता होगा। तो यहाँ पर पहले एक ग्रीन बेंच कार्य करती थी। उस ग्रीन बेंच के माध्यम से पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटाया जाता था, और ये जो हमारे राज्यों में हाई कोर्ट होती हैं वहां पर इसको अलग से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। लेकिन वहां पर पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे थे उनको उतनी तेजी के साथ में नहीं निपटाया जा सका, काफी ज्यादा मामले वहां पर पेंडिंग हो जाते थे। तो इसके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण लाया गया और इसके माध्यम से अब कार्य किया जाता है। 2010 में लाया गया, यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न यह बनता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब लाया गया, तो 2010 में लाया गया, और किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। ये दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है, एनजीटी की स्थापना के साथ भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है, और विकासशील देशों में कहा जाए तो पहला देश बन गया है। इसके पहले हालांकि यदि देखा जाए विकसित देशों को मिला करके, तो जो ऑस्ट्रेलिया है और जो न्यूजीलैंड है, इन दोनों ने क्या किया था, यहाँ पर इनकी स्थापना पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना वह कर चुके हैं। इसलिए भारत क्या हो गया, तीसरा हो गया। पहला देश हो जाएगा कौन, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और दूसरा देश हो जाएगा कौन, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड हो जाएगा। हमारा भारत जो है तीसरा देश यहाँ पर बन गया है। और यदि विकासशील देशों की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, विकासशील देशों में पहला हो जाएगा। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकासशील देशों में एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है, तो पहले नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसकी यदि हम उद्देश्य की बात करें यहाँ पर, तो पर्यावरण संबंधी मुकदमों को तेजी से निपटाना, क्योंकि वहां पर जो पहले जो यहाँ पर ग्रीन बेंच कार्य करती थी, तो वहां पर काफी ज्यादा मामले देखे गए कि पेंडिंग हो जाते थे। वहां पर काफी लंबे समय तक सुनवाई चलती रहती थी और उनको जल्दी जल्दी नहीं निपटाया जा सकता था। तो इसके लिए इसको यहाँ पर तेजी से निपटाने के लिए लाया गया। लेकिन इसके लिए भी कुछ समय होगा, 1 दिन 2 दिन 6 महीने 1 साल, कुछ यहाँ पर समय होगा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट जो हमारा है, यहाँ पर कहा 6 महीने के अंदर जो हो तो इनको मामलों को निपटाया जाएगा। एनजीटी के लिए क्या है, यह अनिवार्य किया गया है कि 6 माह के अंदर आपको क्या करने होंगे, मामले निपटाना होगा। ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6 माह के भीतर यहाँ पर मामले निपटाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर। अभी तक हमने जितने भी आयोग पढ़े हैं उनके लगभग सभी के मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो इसका भी कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। लेकिन इसके यहाँ पर 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं, यानी कि रीजनल जो ऑफिस होते हैं, रीजनल कार्यालय, उनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो एक यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर हो जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में जो है इसका एक कार्यालय स्थापित किया गया, फिर पुणे में, चेन्नई में और कोलकाता में। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश में है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर एनजीटी का कार्यालय मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, भोपाल हो जाएगा। और यहाँ पर ये चारों ही वैसे इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें चारों यहाँ पर ध्यान रखनी, भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी जब हम संरचना देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं इसमें कितने अध्यक्ष कार्य करते हैं, सदस्य कार्य करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसमें न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। अब कितने होते हैं वह भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्य यहाँ पर होते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है
तो यहाँ पर 10 न्यायिक सदस्य कार्य करते हैं और 10 यहाँ पर विशेषज्ञ सदस्य क्या करते हैं, यहाँ पर कार्य करते हैं। यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 20 सदस्य हो सकते हैं, और इसमें न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं योग्यता की। अगला पॉइंट जो हमारा क्या है, इनकी योग्यता क्या होती है, इनको किस आधार पर नियुक्त किया जाएगा, इनकी कुछ क्वालिफिकेशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, उसको यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसका जो न्यायिक सदस्य है, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, उसे यहाँ पर क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे जो न्यायिक सदस्य होते हैं ये न्यायाधीश भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अध्यक्ष देखा था अभी, तो अध्यक्ष में क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश था और उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश था उसको नियुक्त किया जाता था। जबकि यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको भी यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है न्यायिक सदस्य के रूप में। फिर हम बात करते हैं विशेषज्ञ सदस्य की। विशेषज्ञ सदस्य की यदि हम बात करें, विशेषज्ञ यानी कि जिसे क्या हो, किसी विषय का विशेष नॉलेज हो, वह क्या होगा, विशेषज्ञ होगा। तो यहाँ पर कहा जाएगा डॉक्टरेट की उपाधि हो भौतिक या प्राण विज्ञान में, भौतिक विज्ञान या प्राण विज्ञान में, और इसके साथ में मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई भी एक डिग्री हो। इन क्षेत्रों में 15 वर्ष का अनुभव भी यहाँ पर होना चाहिए, उस व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, नियुक्ति। इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो इनकी नियुक्ति की जब हम बात करें तो केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करेगी। केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करेगी। सबसे पहले अध्यक्ष हम देख लेते हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी। तो केंद्र सरकार यहाँ पर तीनों की ही क्या करेगी, नियुक्ति करेगी। अध्यक्ष हो, चाहे न्यायिक सदस्य हो और चाहे विशेषज्ञ सदस्य हो, तीनों की नियुक्ति कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, उसके बाद लेकिन यहाँ पर जो अध्यक्ष है वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा पहले केंद्र सरकार, उसके बाद में अध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा। जबकि जो न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं वह कैसे नियुक्त होंगे, चयन समिति के आधार पर नियुक्त होंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वह क्या है, अध्यक्ष को किससे परामर्श करके नियुक्त किया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। और जो यहाँ पर न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं वह उनके लिए क्या होगी, चयन समिति होगी, और इस चयन समिति की सलाह पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। और जो ये अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं पुनर्नियुक्ति के क्या होते हैं, पात्र नहीं होते, यानी कि इनको दोबारा इनके पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह भी हमें ध्यान रखना, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, दोबारा इनको उस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा है इनकी पदावधि। यदि हम इनके पदावधि की बात करें यहाँ पर, तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन अभी यहाँ भी कुछ शर्तें हैं, 5 वर्ष तक ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या रहा है वो 70 वर्ष की आयु तक क्या होगा, पद पर रह सकता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट से जो व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष या सदस्य बन के आएगा वह 70 वर्ष की आयु तक रहेगा, और वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश है वह 67 वर्ष तक रहेगा। यानी कि जो हाई कोर्ट से जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश आता है वह क्या होगा, यहाँ पर 67 वर्ष की आयु तक क्या होगा, पद पर रह सकता है। तो 5 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 67 वर्ष, जो भी पहले होगा उस उम्र में क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, उस अवधि में क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर विशेषज्ञ सदस्य की जब हम बात करें, यह 65 वर्ष की आयु तक ही क्या होते हैं, पद पर रह सकते हैं। तीनों ही चीजों को हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट से आएगा 70 वर्ष तक, जो यहाँ पर हाई कोर्ट से आएगा 67 वर्ष तक, और जो विशेषज्ञ सदस्य होंगे वह 65 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पद त्याग या पद से हटाया जाना है। अपना पद भी ये त्याग सकते हैं, मान लिया इनको कार्य नहीं करना या अपना पद त्यागना चाहते हैं, समय से पहले ही क्या चाहते हैं, सेवानिवृत्ति चाहते हैं, तो यह क्या कर सकते हैं, पद यहाँ पर अपना त्याग सकते हैं, अपना पद छोड़ सकते हैं। तो कैसे छोड़ेंगे, यह केंद्रीय सरकार को लिखित रूप में क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक पत्र लिखेंगे और उसमें अपने हस्ताक्षर सहित क्या करेंगे, केंद्र सरकार को देंगे, और फिर अपना पद ये क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। फिर हम अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके
अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य को यहाँ पर क्या करते हैं कि पद से हटा सकते हैं। यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर आई हैं, एक तो यहाँ पर अध्यक्ष और दूसरा न्यायिक सदस्य। विशेषज्ञ सदस्य यहाँ पर नहीं कह रहा है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मुख्य न्यायाधीश से क्या करे, केंद्र सरकार परामर्श करके इनको इनके पद से हटा भी सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ चीजें हैं, जैसे दिवालिया हो जाते हैं जब इनको, तब इनको हटाया सकता है। कुछ कदाचार का ये क्या करते हैं, आचरण करते हैं, या फिर यहाँ पर एक कार्य कर रहे हैं एनजीटी के अंदर और दूसरी जगह भी कहीं पर कार्य कर रहे हैं, दोनों जगह से क्या कर रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, इनको इनके पद से हटाया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। लेकिन यहाँ पर जो विशेषज्ञ सदस्य होते हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा बिना सलाह के भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पर हटाया जा सकता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बिना भी इनको केंद्र सरकार हटा सकती है, विशेषज्ञ सदस्य को। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है, इनके वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें जो पहले से विहित हो, यानी कि जो पहले से निर्धारित की जाएंगी वही इनको यहाँ पर दिया जाएगा। बाद में किसी भी प्रकार का इनके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है, बल्कि इसमें वृद्धि अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कमी इसमें नहीं की जा सकती, यह हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, एनजीटी के नियमों का पालन न करने पर क्या दंड यहाँ पर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर दंड जो दिया जा सकता है 3 वर्ष तक का क्या हो सकता है, कारावास यहाँ पर हो सकता है, 3 वर्ष तक का कारावास। मान लिया किसी फैक्ट्री को कहा गया कि तुम्हें क्या करना, खुले में कचरा नहीं जलाना है ना, या किसी नदी में क्या करना, कचरा नहीं बहाना है, वह फिर भी क्या कर रहा है, एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में एनजीटी क्या कर सकती है, 3 वर्ष तक का कारावास उसे दे सकती है, या फिर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही चीजें कर सकता है, कारावास या आर्थिक दंड, यानी कि जेल और आर्थिक दंड दोनों ही चीजें की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर दिल्ली के अंदर 2017 में एक मामला आया था, यमुना किनारे जो आयोजित हुआ था एक कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर के मार्गदर्शन में। तो यहाँ पर उसमें क्या किया था, एनजीटी ने जो तो पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, है ना। तो 5 करोड़ रुपए का वहां पर जुर्माना लगाया था, क्योंकि पर्यावरण संबंधी नियमों का वहां पर पालन नहीं किया गया था। इसके बाद फिर हम अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर यहाँ पर अपील की जा सकती है। यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लिया कोई फैक्ट्री है या कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, वह उसको एनजीटी ने कोई आदेश दिया, एनजीटी ने उसको कोई निर्णय सुनाया है, और वह क्या करता है, उसको वह निर्णय से संतुष्ट नहीं है। निर्णय से यदि वह संतुष्ट नहीं है तो अब क्या करेगा, वह उसके भी कुछ अधिकार है, वो सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, जा सकता है, एनजीटी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और वहां पर जो तो 90 दिन के भीतर क्या कर सकता है, अपील यहाँ पर कर सकता है। दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और 90 दिन के भीतर क्या करेगा, अपील कर पाएगा। फिर यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है क्या है, तो एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के अंतर्गत क्या करती है, मामलों की सुनवाई करती है। 7 कानून जो है पर्यावरण से संबंधित, उनके अंतर्गत एनजीटी सुनवाई करती है। जैसे जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम हो गया, 1974 में लाया गया था। इसी तरह से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंदर लाया गया था, है ना। तो इन सभी यहाँ पर इसी तरह के यहाँ पर 7 कानून हैं, और इसी के अंदर क्या करता है, यहाँ पर इसके अंतर्गत जो मामले आते हैं उस पर क्या करता है, एनजीटी सुनवाई करने का कार्य करता है। यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रख लेना, 7 कानूनों के अंतर्गत क्या करता है, सुनवाई करता है। फिर हम अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए। जब 2010 में इसकी स्थापना हुई एनजीटी की, इसे स्थापित किया गया, इसका गठन किया गया, तो जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा को यहाँ पर क्या किया गया था, अध्यक्ष सबसे पहले बनाया गया था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, ये नाम हमें ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल यहाँ पर हो जाएंगे। हालांकि ये क्या होते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं, अभी यहाँ पर फिलहाल जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं, इन्हें हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को वीडियो शेयर करें।